Hello everyone, welcome to Unstoppable. I hope you are doing well. Guys, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ करंट अफेयर हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो कुछ पॉइंट्स जो हम न्यूज़पेपर्स से लेंगे और कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगा, उसका नोट्स बना लेना क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके रिलेवेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हाल ही में देखो तो यूपीएससी सीएससी 2023 मेंस का एग्जामिनेशन चल रहा है और उस एग्जामिनेशन में आप देखोगे तो एक बोतल के रैपर से क्वेश्चन बना दिया गया है। तो हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और इसमें हम छांट करके लाए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। फाइनली यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वुमेन कोटा बिल इन लोकसभा। तो ये क्या है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। फाइनली गवर्नमेंट जो न्यू पार्लियामेंट बना हुआ है उस पार्लियामेंट में गवर्नमेंट एंट्री ले चुकी है और यहाँ पे पहला स्पेशल सेशन को शिफ्ट किया गया और इसमें लाया गया आपका वुमेन से रिलेटेड कोटा बिल को। और ये वुमेन से रिलेटेड कोटा बिल क्या है, तो इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज, आप सभी को पता है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के और अभी तक के मामले को अगर आप देखो तो आप एक चीज़ पाओगे कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है लोकसभा या विधानसभा में उतने अच्छे से नहीं है, क्योंकि इनको उतना ज़्यादा कोटा नहीं दिया जाता है, इतने सीट नहीं दिए जाते हैं जिससे ये लड़ सकें और अपना पार्टिसिपेशन को बढ़ा सके। तो फाइनली यहाँ पे गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक बिल लेकर के आई है जिस बिल का नाम दिया गया है वुमेन कोटा बिल। ठीक है ना, इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस बिल के ऊपर बातचीत करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं और सारी बातें। तो यहाँ पे देखो, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वुमेन रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा टू रिजर्व द वन थर्ड सीट। देखो, एक तिहाई सीट को रिजर्व करने की बातचीत चल रही है कि वन थर्ड सीट को ये रिजर्व करेंगे महिलाओं के लिए। कहाँ पे? लोकसभा में। एक तो लोकसभा में रिजर्व किया जाएगा और दूसरा असेंबलीज में। तो लोकसभा और असेंबलीज दोनों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसलिए इस बिल को लाया गया है। ठीक है ना। साथ ही इसके साथ जो अमेंडमेंट किया जा रहा है 128वीं अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा रहा है 2023 में, जो इस बिल को इंसिक्योर करे, मतलब कि सिक्योर करेगा कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो लोकसभा और विधान सभा में या असेंबलीज में किस तरीके से होना चाहिए और साथ ही ये कब से लागू होगा। तो अभी तो ये बिल आया हुआ है और ये बिल को अभी पार्लियामेंट के लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का सीधा सा मतलब ये है कि 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाया जाएगा और डिलिमिटेशन कमीशन बैठने के बाद, ठीक है ना, फिर जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा तब जाकर के इस चीज़ को लागू किया जाएगा। जो महिलाओं का जो आपका रिजर्वेशन दिया जा रहा है लोकसभा में वन थर्ड, इस चीज़ को 2029 के लोकसभा इलेक्शन से लागू किया जाएगा, ना कि 2024 के। तो ये कौन सा अमेंडमेंट होने वाला है? तो 128वां अमेंडमेंट जो तय करेगा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ये लागू होगा। ठीक है। अभी ये बिल को लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, तब जाकर के ये बिल जो है एक्ट बन पाएगा एंड देन फाइनली यहाँ पे महिलाओं को एक यहाँ पे कोटा मिल पाएगा लोकसभा और असेंबलीज में। फिलहाल में अगर देखा जाए तो इस बिल को लाया किसने है, तो यहाँ पे देखते हैं, इस बिल को लाया गया है यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल के द्वारा। तो अर्जुन मेघवाल जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बिल को लाने का काम इन्होंने किया है और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बिल को, कहाँ पे? लोकसभा में, जो करेंट रूप से भी चल रहा है उसमें। साथ ही आप सभी को पता है कि इससे पहले जो हमारा जो पार्लियामेंट हाउस था, यानी कि ओल्ड जो पार्लियामेंट हाउस था, उसका नाम बदल करके संविधान सभा रख दिया गया है, संविधान सदन रख दिया गया है। ठीक है ना। तो इस नाम को याद रखिएगा। संविधान सदन किससे रिलेटेड है? तो ओल्ड पार्लियामेंट का नाम दिया गया है संविधान सदन। ठीक है ना। और फाइनली न्यू पार्लियामेंट, अब न्यू बिल्डिंग जो है वो अब न्यू पार्लियामेंट के रूप में जाना जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। अभी आप देखो तो यहाँ पे आप देखोगे तो राज्यसभा के जो अपोजिशन के लीडर है वो है मनिका अर्जुन खड़गे जी। इन्होंने भी कहा है कि हाँ, ये बहुत अच्छा स्टेप है और ये सही है। अब क्या होगा कि जब ये बिल आ जाएगा तो उसके बाद महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो 182 से 82 से लेकर के 181 तक हो जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये इंटायर थिंग्स के ऊपर बातचीत किया। और दूसरा अब बातचीत करते हैं कि इंडिया के ऊपर जो है कनाडा ने अभी इल्ज़ाम लगाया था कि निजार जो वहाँ के एक खालिस्तानी मूवमेंट के ये सेपरेटिस्ट लीडर थे, ठीक है ना।
खालिस्तानी मूवमेंट के, तो इनको किसी ने मार दिया है। तो कनाडा इल्ज़ाम लगा रहा था कि भैया ये इंडिया ने ऐसा करा है, तो इंडिया ने साफली तौर पे इसे मना किया है कि हम इतना गिरा हुआ वाहियात काम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही अभी इंडिया में जो कनाडा के जो यहाँ पे जो एम्बेसी है, वहाँ से उनके जो क्या बोलते हैं एम्बेसडर हैं, उनको भी जाने के लिए कह दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब खालिस्तान मूवमेंट क्या है, इसके ऊपर एक बार बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो तो खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो चीफ है हरदीप सिंह निजार, इन्होंने ग्राउंडेड ऑन बाय द अनआइडेंटिफाइड, ठीक है ना। ये मतलब कि ये नाम याद रखना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और क्या है, तो यूएसए ने इस पे डीपली कंसर्न लिया हुआ है, और थोड़ी-सी और अपडेट आने दो, उसके बाद इस पे बातचीत करेंगे, ओके? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगला न्यूज़ क्या है आपके लिए। तो आगे का न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है होयसला टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दिया गया है। देखो गाइस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी रिसेंटली तौर पे 3 ऐसे टेम्पल हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है। और ये तीनों के तीनों कहाँ पे है, तो ये तीनों के तीनों कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के 3 ऐसे टेम्पल हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। जब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर किसी भी स्थान, किसी भी प्लेस, किसी भी मंदिर, किसी भी रॉक, किसी भी जगह को अगर घोषित किया जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाता है। एंड अगर आप कहो तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे जगह आपका एक टूरिस्ट प्लेस हो जाता है, और यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट लोग आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हम ही लोगों को अगर मान लो कि यूएसए जाना है, तो हम लोग साइड देखेंगे कि हाँ यूएसए में कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे हम जाके घूम सकते हैं, रह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फूड है जहाँ पे हम जाकर के खा सकते हैं, वहाँ की सोसाइटी वगैरह सब चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। और साथ ही जब इस तरीके के चीज़ें होती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, अगर कोई किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को ऐड किया जाता है, तो फाइनली वहाँ के आसपास के एरिया को भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट मिलने लगता है। तो यही चीज़ें हैं। तो होयसला टेम्पल है वेल्लूर में, होयसला टेम्पल एट वेल्लूर, और हेलेविड एंड सोमनाथ टेम्पल जो है, ये 3 ऐसे टेम्पल हैं जिसको कर्नाटक में है, और इसको वर्ल्ड यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया है। और ये इंटरनेशनल टूरिज्म को, या टूरिस्ट जो प्लेस है, इसको बढ़ावा देने में मदद मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो चनाकेशवा टेम्पल है बेलूर में, और उसके बाद होयसलवेरा टेम्पल है आपका हेलब्रिड में, और ये दोनों है हसन डिस्ट्रिक्ट में। और ये दोनों हसन डिस्ट्रिक्ट और कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। उसके बाद यूनेस्को ने अपना लिस्ट जारी किया 2014 में, और केशवा टेम्पल सोमनाथपुर इन मैसूरी डिस्ट्रिक्ट वाज द अपेंडेड to order the two monument under the tentative list in all three were officially nominated by the सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। एंट्री 2022-23। फिर यहाँ पे देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है कि इन्होंने भी इस चीज़ कंसर्न को जताया था, और इन्होंने भी इस चीज़ को कहा था कि हाँ इसको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होयसला टेम्पल देख लो आप, यहाँ पे दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखो तो इनक्रेडिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यूरिंग द 45 सेशन इन द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। देखो 45वां वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठा हुआ था, वहाँ कहाँ पे बैठा हुआ था, तो इसे याद रखना, रियाद के सऊदी अरबिया में, रियाद के सऊदी अरबिया में यूनेस्को का 45वां हेरिटेज कमेटी बैठा हुआ था, ठीक है ना। और यहीं पे ये चीज़ों के बारे में बातचीत किया गया है। और जो तीसरा टेम्पल है वो है सेक्रेड इम्बेंज होयसला, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। तो ये 3 टेम्पल है जिसको रखा गया है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ डील कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो तो मैंने कहा है कि इंडिया में 42 माफ़ करना 42 ऐसे स्थान है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है सितंबर 2023 में। अभी टोटल कितने हैं इंडिया में, तो 42 या 42 है, जिसमें 34 आप देखो तो कल्चरल साइट है यूनेस्को का, और 7 है आपका नेचुरल साइट, और एक है आपका मिक्स्ड साइट। अब मिक्स साइट में कौन सा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मिक्स साइट। और ये विश्व में छठा ऐसा मतलब कि देश है जिसके पास इतना बड़ा लार्जेस्ट रूप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर यहाँ पे रिसेंटली तौर पे जो इस लिस्ट में ऐड किया गया है वो है शांति निकेतन, जो नोबल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके याद में इस जगह को, और इस जगह को डेवलप किया जा रहा है, जो कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश किया जा रहा है शांति निकेतन को, और ये कहाँ पे वेस्ट बंगाल में है। सेक्रेट इन सिम्बल्स ऑफ द होयसला, ये आपका तो कर्नाटक में है, ठीक है ना, कर्नाटक।
और उसके बाद आप देखो तो कर्नाटक के तीनों यहाँ पे दे दिया गया है। एक है आपका चनाकेश्वर टेम्पल बेल्लूर, उसके बाद होयसलवेरा टेम्पल इन हेलेबिडू एंड केशवा टेम्पल इन सोमनाथ। तो ये तीनों दिया गया है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी रिसेंट में ही कल ही के डेट में जोड़ा गया है, ठीक है ना। उसके बाद धोलावेरा है आपका हरप्पन साइट जिसको रन ऑफ कच्छ में है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। और रुद्रवा टेम्पल जो है आपका रंपा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये है आपका वारंगल तेलंगाना में, इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मैं एक बार लिस्ट दे दूंगा, आप देख लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो गाइज यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कनाडा ने एक सीरियस एलिगेशन लगाया है जिसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया है, और फाइनली हमारे हमारे देश ने इसको डिनाई भी कर दिया है कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। G20 समिट हुआ और G20 समिट के बारे में कहा जा रहा है कि ये मंत्र है हमारा पावर ऑफ सक्सेस का, ठीक है ना, G20 का। और G20 से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, तो एक बार पढ़ लेना, मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा। 2-3 पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा बातचीत करवा देता हूँ रिवीजन के तौर पे। यहाँ पे G27 देख लो, ब्रिक्स देख लो, और G7 देख लो, G20 देख लो, और G7 G20 एंड ब्रिक्स देख लो। ये तो ये सारे चीज़ें एक बार देख लेना। उसके बाद आसियान देख लेना, एक बार गूगल सर्च कर लेना, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट कॉरिडोर बन रहा है उसको एक बार देख लेना, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए मैंने और क्या पॉइंट्स छाटे हुए हैं इसमें, हाँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम और स्टेट। ये है आपका G27 नेशन का टोटल का टोटल, ये G27 नेशन है। और बस इतना ही है और कुछ नहीं है, तो ज़्यादा इसमें मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार थ्रोली पढ़ लेना और फिर टाटा बाय बाय कर देना इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड एक्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको पढ़ लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जीएस पेपर सेकेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर ये डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हो और यहाँ से कॉन्टेस्ट आप ले सकते हो। हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि भाई साहब अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने रामनाथ कोविंद जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी का एक ही मकसद है कि रिव्यू करना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट आखिरकार कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, इसके ऊपर है। तो कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसेस के बारे में बात करता है, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 क्या है, इसको एक बार देख लेना, इंडियन पॉलिटी से देख लेना। आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, 162, 24, 124, 147, 214, 231, 82 और 368, ये सारे आर्टिकल्स एक बार देख लेना। मैं इन सारे आर्टिकल्स को यहाँ पे डील नहीं करने वाला। अगर इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटीज द नीड ऑफ द एक्सपेंड आवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स, ये बहुत ज़रूरी है गाइस। इन्वायरमेंट को अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं करा तो जिस तरीके से क्लाइमेट में आप CO2 की मात्रा या क्लाइमेट जिस तरीके से गर्म हो रही है, पृथ्वी जिस तरीके से गर्म हो रहा है, तो काफ़ी चंद टाइम में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाहे आप सबसे बड़ा क्राइसिस तो फूड क्राइसिस आ जाएगा, जो मेराइन या ओशियन फूड के ऊपर जो लोग निर्भर रहते हैं वो तो लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि वाटर के लेवल बढ़ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस आर्टिकल को देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, MP ने टेक टू न्यू हाउस विद द इंथुआज़म। तो जाहिर सी बात है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस में गए हैं तो थोड़ा सा तो मज़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि नए घर में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गया है कि जो रिजर्वेशन बिल क्लेम कर रहा है वो हमारा है। अब सारे मतलब कि सारे ये अपोजिशन के जो भी नेता लोग हैं या जो भी लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को, तो समझो यार यही है। तो ये देखो, ये है अपने देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री नरेंद्र मोदी जी। और देखो, इसको कहते हैं शालीनता। शालीनता इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं हमारे देश का कल्चर, ठीक है ना। कल्चर क्यों? क्योंकि ये चीज़ें दर्शाती है हमारे देश का ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल कल्चर के बारे में। चाहे आप किसी पार्टी से हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, लेकिन ये चीज़ें हमारे देश का सबसे बड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारे सोसाइटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, फाइनली गवर्नमेंट ने 3 ऐसे नए अवार्ड्स को लॉन्च करे हैं, और इस अवार्ड्स के बारे में बातचीत करेंगे। और इसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है ना।
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 3 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार लाया गया है, जिसका नाम दिया गया है विज्ञान रत्न। इसको 3 विज्ञान रत्न के रूप में जाना जाएगा, जिसमें विज्ञान श्री नाम दिया गया है, विज्ञान युवा शक्ति स्वरूप भटनागर नाम दिया गया है, और 3 विज्ञान टीम अवार्ड नाम दिया गया है। तो ये 3 नाम दिए गए हैं जो प्रत्येक साल 11 मई को दिए जाएंगे। 11 मई को क्या होता है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो इसी टेक्नोलॉजी डे के दिन के अवसर पे ये 3 विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे हमारे देश के जो यंग साइंटिस्ट हैं, उन सभी को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये अवार्ड को याद रखना, जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। एक और है यहाँ पे आदित्य L1 के रिलेटेड। तो आदित्य L1 के रिलेटेड मैंने बहुत सारे बात तो कर लिए हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है तो देख लेना, और सेपरेट वीडियो देखना हो तो आदित्य L1 से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पे भी जाकर के आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। और जाने से पहले अगर आपको कुछ सजेशन देना हो, किसी पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।